लाइक के जो सैम्पल पेपर अनसॉल्व है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी फर्स्ट सैम्पल पेपर का हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, एंड देन सेक्शन डी जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then what time will they again change simultaneously? ट्रैफिक लाइट्स हैं जो इतनी देर के बाद चेंज होती हैं, एक साथ वो चेंज हो रही हैं 8:20 पे, तो नेक्स्ट वो कितने टाइम के बाद दोबारा से फिर चेंज होंगी। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, जो ये हमें इनके टाइम दिए हुए हैं ना, इसका वो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। द ट्रैफिक लाइट्स एक मिनट, हाँ, द ट्रैफिक लाइट चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। रिक्वायर्ड टाइम इज एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। तो हमने इनका तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बना लिए, ये फैक्टर्स बन गए इसके। ठीक है, तो एलसीएम इसका आ रहा है 2⁴ इंटू 3⁵ इज 432, एंड 432 के सेकेंड्स हैं, तो इन सेकेंड्स को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 432 को डिवाइड करेंगे 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास आ रहे हैं 7 minutes 12 seconds। ठीक है, तो आफ्टर 7 minutes 12 seconds वो जो लाइट्स हैं दोबारा से एक साथ जलेंगी। अब पहले कितने बजे इकट्ठी जली थी, वो 8:20 पर एक साथ आई थी। अब इसमें 7 minutes 12 seconds ऐड कर देंगे, टाइम आ गया 8 hours 27 minutes and 12 seconds। इस टाइम पर वो लाइट्स दोबारा से एक साथ साइमल्टेनियसली वो चलेंगी। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial x² + 4x + 3 form the polynomial whose zeros are 1 + beta upon alpha and 1 + alpha upon beta. Alpha and beta are the zeros of the polynomial x² + 4x + 3। अब इसके अंदर a कितना है आपका 1, b है 4 और c है 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। ये है आपका -b/a, तो ये हो गया -4, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर, जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज क्या दिए हुए हैं, 1 + बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 + अल्फा अपॉन बीटा। इनका सम ले लेते हैं, दोनों का सम ले लिया, तो 2 + ये आपका बीटा अपॉन अल्फा + अल्फा अपॉन बीटा आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके आपके पास न्यूमरेटर में ये आया, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -4, अल्फा इंटू बीटा है आपका 3, तो ये हो गया सम ऑफ जीरो 16/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर भी सेम वही आ रहा है आपके पास, सिंप्लीफाई करने पर यही टर्म आएगी, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 16/3। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 16/3, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 16/x। तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 16x प्लस 16। अब आंसर इस तरह से भी आ सकता है k इंटू 3x² माइनस 16x प्लस 16। ये आपका पॉलिनोमियल ऑप्शंस में इस तरह से दिया हुआ, k इंटू करके मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर किया हुआ है बाहर, स्केलर कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, फाइंड द 4 angles of a cyclic quadrilateral ABCD with A is equal to 2x minus 1, B is y plus 5, C is 2y plus 15 and D is 4x minus 7। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस सी, एंगल सी इज़ 180 and angle B plus angle D is equal to 180 degree. A cyclic quadrilateral has opposite angles that sum of 180 degree। ठीक है, तो ये हमने इसी को यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका, जब आप एंगल A प्लस एंगल C को 180 लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x + y इज इक्वल टू 83। इसको सिंप्लीफाई करके एंगल B प्लस एंगल D को 180 लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्विंग 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। x आ गया हमारे पास 33 और y आ गया हमारे पास 50। ठीक है, ये x और y की वैल्यूज़ एंगल ए बी सी डी में पुट करेंगे तो हमारे पास चारों एंगल्स आ जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, इसको हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे वन बाय वन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका एलसीएम ले लिया 6 आ गया, न्यूमरेटर आपका ये बन जाएगा एलसीएम से इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3x + 2y + 1 इज 6y - 12। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे और तो इक्वेशन आ गई आपके पास नंबर 2। जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो तो आपने पहले इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके 1 और 2 में लेके आना है। अब इनको सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड कर लो, किसी भी मेथड जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7, ठीक है। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही सर्कल है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ये ऑपोजिट साइड है आपकी, ये जो ऑपोजिट साइड जैसे ए बी की ऑपोजिट साइड है सी डी, तो ए बी जो सेंटर पे एंगल बना रही है, क्या बना रही है, ये दोनों एंगल्स मिलके ए बी बना रही है। ये वाला जो एंगल है ये और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज 180 डिग्री एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ठीक है, ओ क्यू ओ आर ओ एस, इन सबको ज्वाइन कर दिया। वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो टेंजेंट्स होती हैं, अलग अलग जो टेंजेंट्स जितनी भी हैं, ये क्या बनाती हैं, सेम एंगल बनाती हैं सेंटर के साथ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये जो टेंजेंट है, जो एस है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर के साथ क्या एंगल बना रही है आपका एंगल 1, ठीक है, और ये बना रही है एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इन सब की लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर दो, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लेफ्ट हैंड साइड्स को नहीं, मतलब सारे एंगल्स को ऐड कर दें, तो ये सारे एंगल्स 1 से लेके 8 तक मिलके कितना बन रहा है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री बन रहा है। अब जो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह हमने क्या लिख दिया एंगल 2, एंगल 1 की जगह हमने क्या लिख दिया एंगल 2, ठीक है। और 3 किसके इक्वल है 4 के, तो 4 की जगह हमने क्या लिख दिया 3। तो ये सब डबल डबल हो गए एंगल इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल प्लस 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके ये बन गया एंगल ए ओ बी, 6 और 7 मिलके ये बन गया, 1 और 8 मिलके ये बन गया और 4 और 5 मिलके एंगल बी ओ सी मिल गया इज इक्वल टू 180। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनेगा रूट 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो रूट 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस रूट 1 प्लस कॉस ए रूट 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों मल्टीप्लाई रूट सेम नंबर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, और नीचे बन गया आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये कैंसिल होके ऊपर बचेगा 2 और नीचे साइन स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो साइन ए बचेगा, दैट इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। The median of the following data is 15.2.5. Find the value of f1 and f2 if the total frequency is 100. मीडियन हमें गिवन है, इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो बतानी है। तो हम सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली हमने। हमें 52.5 मीडियन दी हुई है, वो कहाँ आती है आपकी, किस रेंज में आती है, इसमें आती है। 52.5 आपका यहाँ आता है, तो इसको हमें यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग ही हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एल इसके अंदर हो गया आपका 50, ठीक है। एक तो आप जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे तो उससे ही आपकी काफ़ी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो लास्ट वाला नंबर है
ये किसके इक्वल है आपका 100 के, या जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, तो सबको प्लस करके कितना आना चाहिए 100। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23 हो गया। सिंस मीडियन इज 52.5, ये आपकी किस क्लास इंटरवल में आएगी 50 to 60 में आएगी, तो मीडियन क्लास आ गई आपकी 50 to 60। L हो गया 50, H हो गया 10, F आपका 20 है, N आपका 100 है, CF उससे पहले वाली जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है बोलेंगे। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है आपको मीडियन के, यहाँ पुट कर दिया तो आपको इसको, और मीडियन आपको ऑलरेडी 52.5 दिया हुआ है, तो इससे हमारे पास इसको सॉल्व करके F1 आ गया 8। F1 की वैल्यू जब हम उस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23 इसमें पुट करेंगे तो F2 आ गया आपके पास 15। ठीक है। A shopkeeper buys a number of books for rupees 8,000. If he had bought 40 more books for the same amount, each book would have cost rupees 10 less. How many books did he buy? Let the shopkeeper buy X books for rupees 8,000. 8,000 में वो X बुक्स खरीदता है, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई 8,000 अपॉन X। अगर वो खरीदता है X प्लस 40 बुक्स, मतलब उसने 40 ज़्यादा बुक्स खरीदी, तो हर बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8,000 अपॉन X प्लस 40। तो ये जो नई वाली बुक है ना, इसकी कॉस्ट क्या होगी 10 रुपये कम हो गई है। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या होगी 10 रुपये कम, तो पहले वाले की कॉस्ट ज़्यादा है इसका मतलब, तो ये पहले वाले की कॉस्ट है, ये बाद वाली कॉस्ट है, इनका जो डिफरेंस है ये कितना है 10। बस अब यही इक्वेशन है मेन, इसको हमें सिंप्लीफाई, ये इक्वेशन ही बनानी है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये इक्वेशन किस तरह से बन गई, पहले जो बुक की कॉस्ट थी वो ये थी, ठीक है, बाद में बुक की कॉस्ट ये वाली आई है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 10। बस अब यहाँ से 8,000 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 10। 8,000 राइट हैंड साइड में चला गया आपका, इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बनेगा x इंटू एक्स प्लस 40, न्यूमरेटर आपके में x कैंसिल होके 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 1 अपॉन 800। ठीक है, तो इक्वेशन बन रही है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। इसका आपने फैक्टर्स बना लिए 200x 160x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की एक वैल्यू आ रही है 160 और एक आ रही है माइनस 200। नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आपकी 160 है। ठीक है, अ मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय कार एंड पार्टली बाय ट्रेन। He takes 4 hours if he travels 60 km by car and the rest by train. If he travels 100 km by car and the remaining by train, he takes 10 minutes longer. Find the speed of the car and the train separately. सबसे पहले तो हम देखते हैं द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इज़ 300 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि ट्रेन से वो x किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार भी y किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 60 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस 240 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय द कार। टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज 60 अपॉन एक्स, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन बाय द कार इज 240 अपॉन वाई। टाइम टेकन बाय the total distance traveled by the man is 300 kilometer. Let the speed of the train be x kilometer per hour and the speed of the car be y kilometer per hour. ठीक है, the distance traveled by the train is 60 kilometer, so the remaining distance 240 kilometer traveled by the car. 60 kilometer वो ट्रेन से ट्रैवल करता है और 240 किलोमीटर वो कार से ट्रैवल करता है, फर्स्ट केस है। ठीक है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड हमने कितनी एज्यूम की है ट्रेन की x, तो ये हो गया आपका टाइम 60 बाय x, और कार से हो गया 240 अपॉन वाई। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल 300 किलोमीटर, दोनों को मिला के हमारा टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 60 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 240 अपॉन वाई, 4y माइनस 240 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, ये 60 से इसको 60 इधर चला गया न्यूमरेटर में, 1 अपॉन एक्स इज 4y माइनस 240 अपॉन 60y, देयरफॉर एक्स इज 60y अपॉन, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ का, तो 60y अपॉन 4y माइनस 240। ये जो कॉमन आ रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, आपका कॉमन आ रहा है 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, तो 50y अपॉन y माइनस 60, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड केस उसने बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज़ 100 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज़ 200। अगर ट्रेन से वो 100 किलोमीटर करता है तो कार से उसको कितना करना पड़ेगा 200 किलोमीटर। ठीक है,
दोनों को मिला के टाइम, अब टाइम कितना लग रहा है, अब आपको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 4 घंटे तो पहले लग ही रहे थे, 10 मिनट और लग रहे हैं। 10 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 10/60, तो ये हो गया आपका 4 आवर्स प्लस 1/6 आवर, 4:1/6, जो आपका इक्वल हो जाता है 25/6 आवर के। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना 25/6, ये ऐसे आया है। अब 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से करता है तो टाइम लगेगा 100/x, 200 किलोमीटर अगर वो कार से करता है 200/y = 25/6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसी तरीके से, तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ रही है x = 24y/y - 48। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। x की दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे आपस में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y से सिंप्लीफाई करके y आ गया आपका 80। y हमने क्या लिया था, हमने ली थी कार की स्पीड। ठीक है, ये 80 हम x में पुट करेंगे तो हमारे पास x आ गया 60। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 km/h एंड द स्पीड ऑफ द कार इज 80 km/h। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per square meter. Also find the volume of air enclosed in the tank. ये सिलेंडर है आपका, सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है कोन। ठीक है, तो अब इसके सिलेंडर की हमें रेडियस दी हुई है 2 मीटर और सिलेंडर की हाइट दी हुई है 2.1 मीटर। कोन की स्लांट हाइट दी हुई है 2.8 मीटर। रेडियस ऑफ द कोन इज 2 मीटर, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8 मीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज πRL। ये पुट करके आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब सिलेंडर का लेते हैं, सिलेंडर की रेडियस दी हुई है 2 मीटर, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 2.1 मीटर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया तो 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कॉस्ट दी हुई है आपको 500 दिया हुआ है इसमें 500। ठीक है, 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ गई 22,000 रुपीज़। अब हमें इसका वॉल्यूम और निकालना है क्योंकि उसने पूछा है कि कितना एयर इसके अंदर आएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने कोन की क्या निकालनी पड़ेगी, हमें एच निकालनी पड़ेगी। कोन की एच कैसे निकलेगी, दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आपका परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये आपका आ गया हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 πr²h। ये सारी वैल्यूज पुट करके आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है πr²h। इसके अंदर आर कितना है आपका 2, तो 2 वैल्यू पुट कर दी हमने। एच कितना है इसमें 2.1, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। ठीक है, water is flowing at the rate of 2.52 km/h through a cylindrical pipe into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 cm. If the increase in the level of water in the tank in half an hour is 3.15 cm, find the internal diameter of the pipe. Let the internal diameter of the pipe be d. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में ही आपका पाइप है और सिलेंड्रिकल शेप में ही टैंक है, दोनों सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन हमें जो टैंक है उसकी रेडियस दी हुई है 40 सेंटीमीटर। हमने इसका डायमीटर ले लिया सिलेंड्रिकल पाइप का d। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में कितना बढ़ता है वो 315 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द टैंक इज 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज πr²h। ठीक है, अब इसके अंदर पाई आपका आर है आपका टैंक का 40 स्क्वायर और एच हमने लिया है 315। तो इससे आपका ये वॉल्यूम आ गया। किसका है ये वॉल्यूम, आधे घंटे में जो पानी भरा। रेट ऑफ वाटर फ्लो इज़ 2.52 km/h। ठीक है, एक घंटे में अगर इतना पानी इस स्पीड से पानी भर रहा है तो आधे घंटे में इसका हाफ हो जाएगा। हाफ हो गया 1.26 किलोमीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर में बन के ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ एन आवर। क्योंकि आपका जो पाइप है वो भी सिलेंडरिकल शेप में ही है, तो इसमें आपका आर कितना हो गया d/2 और एच कितना हो गया 126,000।
ठीक है, ये आ गया आपका पाइप का वॉल्यूम। और ये जो पाइप का वॉल्यूम है ये और जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि आधे घंटे में जितना पानी यहाँ से निकला है वही आधे घंटे में जाके आपके सिलेंड्रिकल टैंक में भरा है। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास डी आ गया 4। ठीक है, डी पूछा था उसने, दस द डायमीटर ऑफ द पाइप इज़ 4 सेंटीमीटर। In figure, a triangle ABC with B is equal to 90 degree is shown taking AB as diameter. A circle has been drawn intersecting AC at point P. Prove that the tangent drawn at point P bisect BC. ठीक है, as we know that the angle in a semicircle is 90 degree. अब ये आपका AB क्या है, डायमीटर है, और ये एंगल जो बन रहा है APB ये कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर एंगल BPC, अगर एंगल APB ये वाला 90 डिग्री है तो दूसरे वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। और जो दूसरा एंगल है ये किस किस को मिलके बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 4 को मिलके बन रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंस इट इज़ गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC भी हमें कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC अगर आपका 180 डिग्री है तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू AB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सो द इक्वेशन सेकंड बिकम्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर जो ये 1 था, 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इस एंगल में 3 पुट कर सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3 वी हैव, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, सिंस द ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल 5 के ऑपोजिट साइड PQ है, एंगल 4 के QC है। सिंस द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ। ठीक है, फ्रॉम 4 एंड 5 इन दोनों से हमें क्या मिलता है, 4 और 5 को कंपेयर करके BQ इज इक्वल टू QC, यही प्रूव करना था। हैंस इट इज़ प्रूव दैट P बाइसेक्ट BC, P बाइसेक्ट BC, तो BQ इज इक्वल टू QC से ये प्रूफ हो गया। इफ़ टू ट्राइंगल्स ABC एंड DF इक्वी-एंगुलर ALM DM are perpendicular from A and D on opposite sides BC and EF respectively, prove that BC upon EF is equal to AL upon DM। ठीक है, इक्वी-एंगुलर का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स सिमिलर है। अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं आपके, ठीक है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इन ट्राइंगल ABL एंड DEM, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या सेम है, B एंगल E के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंड एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल EDM। ठीक है, बिकॉज A इज इक्वल टू D एंड देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D, हाफ ऑफ एंगल E बनता है एंगल BAL और हाफ ऑफ एंगल D बनता है एंगल EDM। तो अगर दो आपके एंगल्स इक्वल हों तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो रेशियोज इसकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू AL अपॉन DM। AB अपॉन DE, अब 1 और 2 से AB अपॉन DE इसके भी इक्वल है, AB अपॉन DE इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, राइट हैंड साइड्स दोनों क्या हो गई, सेम होगी। हैंस प्रूव्ड। Calculate the average daily income of the following the data about mean working in a company। अब हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ये, बट इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल्स बनाने, लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300, लेस देन 400, और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ ना, इससे हम ये क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, 0 to 100, 100 to 20, 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं 400 to 500 में कितना आएगा, लेस देन 100 12 है, तो 0 to 100 में कितना आएगा, 12, लेस देन 200 28 है, तो 100 to 200 में कितना आएगा, 16, 28 में से 12 को माइनस करेंगे। ऐसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए 34 में से 28 को माइनस करेंगे, ऐसे माइनस कर करके ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। यहाँ से आपने XI मिड टर्म निकाल ली क्लास इंटरवल की। यहाँ हमने लिया है इसके अंदर एज्यूम्ड मीन से सॉल्व किया है। एज्यूम्ड मीन के लिए मैंने A लिया है 250 को, तो XI माइनस 250 अपॉन 100, क्योंकि क्लास साइज़ कितना आपको H दिया हुआ है 100,
तो -2 -1 0 1 2 FI DI, ये DI है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका सम आपका आ रहा है 15। FI DI इज सिग्मा FI DI इज इक्वल टू -15 आ रहा है। ठीक है, सम लेना है ना इसके अंदर। ये टेबल हो गई कंप्लीट। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास मीन आ गया 220। ठीक है, थैंक यू।